गाड़ी आने के समय से बहुत पहले ही महेंद्र स्टेशन पर जा पहुंचा था। गाड़ी के पहुंचने का ठीक समय मालूम न हो, ये बात नहीं कही जा सकती। जिस छोटे शहर में वह आया हुआ था, वहां से जल्दी भागने के लिए वह ऐसा उत्सुक हो उठा था कि जानबूझकर भी अज्ञात मन से शायद किसी अबोध बालक की तरह वह समझा था कि उसके जल्दी स्टेशन पर पहुंचने से संभवतः गाड़ी भी नियत समय से पहले ही आ जाएगी। होलदाल में बंधे हुए बिस्तरे और चमड़े के एक पुराने सूटकेस को प्लेटफॉर्म के एक कोने पर रखवा कर वह चिंतित तथा अस्थिर सा अन्यमनस्क भाव से टहलते हुए टिकट घर की खिड़की के खुलने का इंतजार करने लगा। महेंद्र की आयु 32-33 वर्ष के लगभग होगी। उसके कद की ऊंचाई 5.5 फीट से कम नहीं मालूम होती थी। उसके शरीर का गठन देखने से उसे दुबला तो नहीं कहा जा सकता, तथापि मोटा वह नाम का भी न था। रंग उसका गेहुआ था, कपोल कुछ चौड़ा, भौहें कुछ मोटी किंतु तनी हुई, आंखें छोटी पर लंबी, काली मूंछें घनी पर पतली और दोनों सिरों पर कुछ ऊपर को उठी थी। वह खद्दर का एक लंबा कुर्ता और खद्दर की धोती पहने था। सर पर टोपी नहीं थी। पांवों में घड़ियाल के चमड़े के बने हुए चप्पल थे। उसके व्यक्तित्व में आकर्षण अवश्य था, पर वह आकर्षण सब समय सब व्यक्तियों की दृष्टि को अपनी ओर नहीं खींचता था। सूरज बहुत पहले डूब चुका था और शुक्ल पक्ष का अपूर्ण गोलाकार चंद्रमा अपने किरण जाल से दिग्दिगंत को स्निग्ध आलोक छटा से विभासित करने लगा था। स्टेशन पर अधिक भीड़ न थी। प्लेटफॉर्म पर टहलते टहलते पूर्व की ओर कदम निकल जाने पर ऐसा मालूम होने लगता था कि चांदनी दीर्घ विस्तृत समतल भूमि पर अलस क्लांति की तरह पड़ी हुई है। झिल्ली झनकार का एकांतिक मर्मर स्वर इस अलसता की वेदना को निर्मम भाव से जगा रहा था, जिससे महेंद्र के हृदय की सुप्त व्याकुलता तिलमिला उठती थी। सिग्नल डाउन हो गया था। टिकट घर खुल गया था। थर्ड क्लास का टिकट खरीदकर महेंद्र गाड़ी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में दूर ही से सर्चलाइट के प्रखर प्रकाश से तिमिर विदारण करती हुई गाड़ी दिखाई दी और झकझक करती हुई स्टेशन पर आ खड़ी हुई। सामने के कंपार्टमेंट में केवल 2 व्यक्ति बैठे थे और वे भी उतरने की तैयारी कर रहे थे। महेंद्र एक हाथ में बिस्तर की गठरी और दूसरे हाथ से सूटकेस पकड़कर उसी में जा घुसा। जो 2 व्यक्ति कंपार्टमेंट में थे, उनके उतरते ही एक चश्माधारी सज्जन ने 2 महिलाओं के साथ भीतर प्रवेश किया। कुली ने आकर नवागंतुक महाशय का सामान भीतर रख दिया और मंजूरी के संबंध में काफी हुज्जत करने के बाद पैसे लेकर चला गया। चश्माधारी सज्जन महिलाओं के साथ महेंद्र के सामने वाले बेंच पर बड़े आराम से बैठ गए। मालूम होता था कि वह बड़ी हड़बड़ी के साथ गाड़ी के आने के कुछ ही समय पहले स्टेशन पहुंचे थे और घबराहट में थे कि महिलाओं को साथ लेकर यदि किसी कंपार्टमेंट में जगह न मिली तो क्या हाल होगा। वह अभी तक हौंफ रहे थे, जिससे उनकी अब तक की परेशानी स्पष्ट व्यक्त होती थी। अब जब आराम से बैठने को खाली जगह मिल गई तो एक लंबी सांस लेकर चश्मा उतारकर रुमाल से मुंह का पसीना पोंछने लगे। पसीना पोंछते पोंछते महेंद्र की ओर देखकर उन्होंने प्रश्न किया, शिकोहाबाद कई बजे गाड़ी पहुंचेगी, आप बता सकते हैं? महेंद्र ने उत्तर दिया, जहां तक मेरा ख्याल है 12 बजे के करीब पहुंचेगी। जाग पड़ती थी। केवल कनिष्ठा महिला पुनर्तः सजग थी। वह कभी खिड़की के बाहर झांककर चांदनी के उज्ज्वल आलोक में शायद पल पल परिवर्तित प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेती थी, कभी ऊँघने वाली महिला की ओर देखती थी, कभी खर्राटे भरने वाले महाशय शायद अपने पति को एक बार सरसरी निगाह से देख लेती थी और कभी महेंद्र को स्निग्ध किंतु विस्मय की उत्सुकता से पूर्ण आंखों से देखने लगती थी। उन आंखों की स्थिर दृष्टि जब महेंद्र पर आकर पड़ती थी तो उसे ऐसा मालूम होने लगता कि मोहाविष्ट हुआ जा रहा है और उसकी सारी आत्मा, यहाँ तक कि सारा शरीर भी अपना रूप बदल रहा है और यह किसी अव्यक्त तथा अतीन्द्रिय मायावी स्पर्श से कुछ का कुछ हुआ जा रहा है। वह उस स्थिर दृष्टि का तेज सहन न कर सकने के कारण आंखें फिरा लेता था। गाड़ी टटर टट टटर टट शब्द से चली जा रही थी। जागृत महिला की गुलाबी साड़ी का आंचल हवा के झोंके से नीचे खिसककर उसके लहराते हुए घनकुचित काले केशों की बहार दिखा रहा था। गुलाबी साड़ी भी हवा के जोर से फरफर फहरा रही थी। महेंद्र पूर्ण जागृत अवस्था में स्वप्न देखने लगा। उसे ये भी भ्रम होने लगा कि यह महिला, जो इसके पहले उसके लिए एकदम अज्ञात थी और निश्चय ही सदा अज्ञात रहेगी, न जाने किस चिदानंदमय लोक से अकस्मात आविर्भूत होकर उसके पास आ बैठी है और गुलाबी रंग की पताका फहरा कर विश्व विजय को निकली है और वह उसका सारथी बनकर उस अनंतगामी रेल रूपी रथ पर चला जा रहा है। सारा विश्व, समस्त मानवी तथा मानसी सृष्टि उसके लिए उस कंपार्टमेंट के भीतर समा गई थी, जिसमें ऊँघने वाली महिला तथा सोए हुए सज्जन का कोई अस्तित्व नहीं था
और उसके बाहर क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाले अस्थिर माया जगत का चिर चंचल रूप एकदम असत्य सत्ताहीन सा लगता था। महेंद्र सोचने लगा कि उसने जीवन में कितनी ही स्त्रियों को विभिन्न रूपों तथा विचित्र परिस्थितियों में देखा है, पर आज का ये बिल्कुल साधारण सा अनुभव उसे क्यों ऐसा अपूर्व तथा अनुपम लग रहा है। वह सोच ही रहा था कि फिर उस विश्वविजनी ने अपनी सुंदर विस्मित आंखों की रहस्यमयी उत्सुकता से भरी स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह मन ही मन संबोधित करते हुए कहने लगा, चिर अज्ञाता, चिर अपरिचिता देवी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी इस मर्मभेदिनी दृष्टि का क्या अर्थ है? दैवयोग से महाकाल के इस नगण्यतम क्षण में, जिसकी सत्ता महासागर में एक क्षुद्रतम बुदबुदे के बराबर भी नहीं है, हम दोनों का आकस्मिक मिलन घटित हुआ है और महासागर में बुदबुदे की तरह ये क्षण सदा के लिए विलीन हो जाएगा। तथापि इतने ही अरसे में क्या तुम हम दोनों के जन्मांतर के संबंध से परिचित हो गई, अथवा ये सब कुछ नहीं है? तुम्हारी आंखों की उत्सुकता का कोई मूल्य नहीं है, मेरी विह्वल भावुकता का कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण जो कुछ है वह है तुम्हारे पास लेटे हुए व्यक्ति का खर्राटे भरना। शिकोहाबाद पहुंचने पर चश्माधारी सज्जन की नींद न टूटी और ज्येष्ठा महिला ऊँघती रही, पर महेंद्र की विश्वविजनी की आंखों में एक क्षण के लिए भी निद्रा रसावेश का लेश नहीं दिखाई दिया। वह बीच बीच में अपनी मर्म भेदिनी दृष्टि की प्रखर उत्सुकता से उसके हृदय को अकारण निर्मम रूप से बिद करती चली जाती थी। फलस्वरूप महेंद्र की गुलाबी मोहकता भी शिकोहाबाद पहुंचने तक अखंड बनी रही। शिकोहाबाद पहुंचने पर विश्वविजनी ने चश्माधारी सज्जन के किंचित स्थूल शरीर को हाथ से हिलाते हुए जगाया। ऊँघती हुई महिला भी संभल कर बैठ गई। कुलियों से सामान उतरवा कर चारों व्यक्ति उतर पड़े। दिल्ली वाली गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म पर लगने वाली थी, वहां को जाने के लिए पुल पार करना पड़ा। पुल पार करके वे लोग जिस प्लेटफॉर्म पर आए, वहां कहीं एक भी बत्ती जली हुई नहीं थी। परचून की सर्वत्र निर्मल चांदनी छिटक रही थी, इसलिए बत्ती की कोई आवश्यकता न जान पड़ी। गाड़ी के आने में अभी 1.5 घंटे की देर थी। चश्माधारी महाशय एक बेंच पर बिस्तर फैलाकर लेट गए। दोनों महिलाएं भी नीचे रखे हुए सामान के ऊपर बैठ गईं। भावनाएं चक्कर काटने लगीं। 2 दिन से उसे नींद नहीं आई थी, आज भी वह अभी तक सो नहीं पाया, इसलिए सोचते सोचते वह ऊँघने लगा। ऊँघते हुए उसने देखा कि गुलाबी रंग की साड़ी द्रौपदी के चीर की तरह फैलती हुई अकारण सारे आकाश में छा गई है। सहसा 2 स्थानों पर वह गगनव्यापी साड़ी फटी और उन 2 छिद्रों से होकर 2 वेदनाशील, तीक्ष्ण, उज्ज्वल आंखें तीर की तरह प्रखर वेग से उसकी ओर धावित होकर एक रूप में मिलकर एक बड़ी आंख के आकार में परिणत हो गईं। वह बड़ी आंखें उसके शरीर को छेद कर उसके हृत्पिंड को छूकर फिर ऊपर आकाश की ओर तीर की तरह छूटी और आकाश में फैली हुई गुलाबी साड़ी में जा लगी और फटकर फिर से 2 सुंदर किंतु करुणा विकल आंखों के आकार में विभक्त हो गईं। टुंडला स्टेशन पर गाड़ी ठहरने पर महेंद्र पुनर्तः सचेत होकर बैठ गया। चश्माधारी महाशय दोनों महिलाओं को साथ लेकर कंपार्टमेंट से बाहर उतरे और सामान को कुलियों के हवाले करके उनके साथ बाहर फाटक की ओर चले। महेंद्र ने अपने कंपार्टमेंट से अपनी विश्वविजनी को देखा। वह इस उत्सुकता में था कि एक बार अंतिम समय के लिए दोनों की आंखें चार हो जावे, पर न हुई और गुलाबी साड़ी से आवृत सजीव प्रतिमा व्यस्त विह्वल सी आगे को निकल गई। टुंडला से गाड़ी छूटने पर महेंद्र के कानों में चश्माधारी सज्जन के ठठाकर हंसने का शब्द गूंजने लगा। उसके अदृष्ट का चिर व्यंग्य पुकार मानो बार बार कहता था, हाँ हाँ, आप भी बड़े मजे के आदमी हैं।